वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। और बच्चों, एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर हम बात कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में हमने बात की थी मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, इन दोनों में संबंध देखा था हमने। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में हमने क्या देखा था? संबंध, जिसमें हमने देखा था अणुसूत्र बराबर होता है आपके n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अगर आपको मूलानुपाती सूत्र पता है और आपको सरल अनुपात जो आपने सोल्व किया है वो भी अगर अपने को पता है तो आप मूलानुपाती सूत्र को n से गुणा कर दो, जहाँ ये n जो है वो मैंने कल बताया था आपके कोई प्राकृत संख्या है। n क्या है? कोई प्राकृत संख्या। ये आपके 1, 2, 3, 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो इसमें भी हमने देखा था मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, जो अणुसूत्र है इस अणुसूत्र में आप n का भाग लगा दो तो आपको मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और एक हमने देखा था अगर आपको n निकालना है तो अणुसूत्र में किसका भाग लगा दो आप? मूलानुपाती सूत्र का। अणुसूत्र बट्टा मूलानुपाती सूत्र, इससे आप क्या निकाल सकते हो? n। तो ये आपके मोस्टली कल हमने देखा था कि ये इन तीनों में क्या होता है? संबंध। फिर इसके बाद मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना बताया था और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कुछ चरण बताए थे। मूलानुपाती सूत्र निकालना, ज्ञात करना, किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके मैंने आपको 4 या 5 स्टेप बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका यौगिक है उस यौगिक में जो परमाणु है उन परमाणु का आपको भार प्रतिशत लिखना है। तो भार प्रतिशत, अगर यौगिक का भार प्रतिशत आपको दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं दिया हुआ है तो आप उसका संगठन प्रतिशत निकालो और भार प्रतिशत लिखो। फिर आपको दूसरे भार प्रतिशत निकालने के बाद आपको परमाणु का परमाणु भार पता होना चाहिए। ये दोनों पता करने के बाद जैसे ये दोनों निकाल लेते हो तो आपके मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है परमाणु का अनुपात निकालना है। और बच्चों, परमाणु का अनुपात आपको एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आपको करना क्या है? जो आपके मास परसेंटेज है, भार प्रतिशत है, उसमें आपको एटॉमिक मास का भाग लगाना है, परमाणु भार का। इन दोनों का जैसे आप भाग लगाओगे तो आपको एटॉमिक रेशियो प्राप्त हो जाएगा, परमाणु अनुपात। फिर आपको करना क्या है? प्राप्त अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। और सरल रेशियो में बदलने के लिए सिंपल रेशियो अगर आपको बनाना है तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए आपको सीधा करना क्या है? जो आपको परमाणु का जो परमाणु अनुपात प्राप्त हुआ है उस परमाणु अनुपात में आपको सबसे छोटे अनुपात का भाग लगाना है, सबसे छोटे परमाणु अनुपात का, सबसे छोटे परमाणु अनुपात से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे आप सबसे छोटे परमाणु अनुपात से डिवाइड करोगे तो आपको सरल अनुपात प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त सरल अनुपात को बच्चों आपको बदलना किस में? आपको बदलना है इसको पूर्णांक में। पूर्णांक मतलब निकटवर्ती पूर्ण अंक में बदल दो। कोई संख्या जैसे 1.2 आ रही है या 1.1 आ रही है तो उसको 1 लिख दो, या 1.9 आ रही है तो उसको 2 लिख दो। तो ये कल देखा था हमने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के कुछ स्टेप। और अगर ये स्टेप आपको आ रहे हैं, ये स्टेप अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पदार्थ का आप आराम से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हो। और मूलानुपाती सूत्र से आप अणुसूत्र निकाल सकते हो। तो देखो, आज बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने पास जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो ये क्या कह रहा है? 2 तत्व है, आपको 2 तत्वों में एक तो अक्ष तत्व दिया हुआ है और एक वाई तत्व है। 2 तत्व है अक्ष और वाई, जिनमें अक्ष का परमाणु भार दिया हुआ आपको 75 और वाई का परमाणु भार दिया हुआ आपको 16। ये संयुक्त होकर एक यौगिक बना रहे हैं, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ये जो अक्ष है इसकी मात्रा आपको 75.8% दी हुई है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? और यह आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको देखना है। तो बच्चों देखो, किसी भी यौगिक की कुल मात्रा जो होती है, कुल प्रतिशत मात्रा, कुल भार प्रतिशत जो होता है आपके, वो सदैव कितना होता है? 100। अपने पास 2 तत्व है अक्ष व वाई, इनमें से वाई का भार प्रतिशत आपको पता है
ये दिया हुआ आपको 75.8%। तो अक्स का भार प्रतिशत दिया हुआ है, तो वाई का भार प्रतिशत निकाल लो। तो वाई का भार प्रतिशत आप निकाल लो, 100 में से घटा दो आप किसको, 75.8% को। तो ये आ जाएगा आपके 24.2%। तो देखो अक्स और वाई दोनों का आपको क्या आ गया, मास परसेंटेज प्राप्त हो गया। अब आपको इनका परमाणु भार पता होना चाहिए, जो आपको दिया हुआ है। देखो अक्स का 75 दिया हुआ है और वाई का कितना दिया हुआ है, 16। अपने को करना क्या है, यह आपको इससे पहले वाले 4 स्टेप जो है, ये देखो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने, केवल ये लिखे हुए स्टेप फॉलो करने। तो देखो भार प्रतिशत आ गया अपने पास, परमाणु भार दिया हुआ है, तो आपको परमाणु अनुपात निकालना है और प्राप्त अनुपात को आपको सरल अनुपात में बदलना है और निकटवर्ती पूर्णांक में बदलना है। तो ये अपना देखो क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है। तो देखो बात करते हैं, वही अपने को सबसे पहले क्या करना है, इनकी सारणी बना लेते हैं हम। तो सारणी बनाते समय आप एक तरफ पहले तत्व लिखो आप, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम ले लेते हैं हम मास परसेंटेज, भार प्रतिशत। एक ले लेते हैं हम एटॉमिक मास, परमाणु भार। तीसरा ले लेते हैं हम एटॉमिक रेशियो, परमाणु अनुपात। उसके बाद आपको लेना है सरल रेशियो, सिंपल रेशियो, सरल अनुपात। और प्राप्त सरल अनुपात को आपको पूर्ण अंक में यानी पूर्णांक में बदलना है ये। और यहाँ पूर्णांक में जो मान आएगा वो उस तत्व की यौगिक में संख्या आ जाएगी। तो देखो अपने पास सबसे पहले देखते हैं तत्व कौन कौन से। तो एक अक्स है और एक आपको वाई दिया हुआ है। अक्स का भार प्रतिशत 75.8 दिया हुआ है और वाई का हमने निकाला था तो 24.2% आ गया। इनके देखो परमाणु भार देख लो आप। अगर बात करें परमाणु भार की तो वो आपको दिया हुआ है, एक का तो दिया हुआ है 75 एक का, और बी का दिया हुआ है 16। परमाणु अनुपात निकाल लो। परमाणु अनुपात निकालने का सीधा तरीका है, जो आपको भार प्रतिशत दिया हुआ है उसमें आप परमाणु भार का भाग लगाओ। तो 75.8 इसमें भाग लगाना है 75 का, तो ये आ जाएगा आपके देखो 1.1। ठीक है, इसी प्रकार 24.2 है, इसमें आपको भाग लगाना है 16 का, तो ये आ जाएगा आपके देखो 1 शेष रह गया 82, तो 5 ये आ जाएगा आपके पास। इनको आप क्या कर लो, सरल अनुपात में बदलो। तो देखो 1.1 में 1.1 का भाग लगा दो और 1.5 में भी 1.1 का, तो यहाँ तो पूरा 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास भाई 15/11 है अपने पास, तो ये आ जाएगा 1। फिर इसके बाद शेष क्या रह गया 4, 4 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा देते हैं 40 3 बार। अब देखो एक तो पूर्णांक है, 1.3 को पूर्णांक में बदलने के लिए छोटे गुणांक से गुणा कर दो, तो दोनों को 1 × 2 और 1.3 × 2, तो ये 2 आ जाएगा। यह आपके 2.6 आएगा, जिसको आप निकटवर्ती में बदलोगे तो आपके क्या आ जाएगा 3। तो देखो अक्स की संख्या कितनी आ रही है 2, ये देखो, और वाई की संख्या कितनी आ रही है 3। तो ऐसा सूत्र जिसमें अक्स 2 और वाई 3, देखो यही है डी वाला, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा अक्स 2 वाई 3। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पूरा सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो आप। ये ले लेते हैं एक क्वेश्चन अपने पास। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन में 80% आपको कार्बन दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन इट मीन्स उसमें जो आपके एटम है, तत्व जो है, एलिमेंट्स जो है, उनकी बात करें तो वो कौन से हैं आपके हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना एक कंपाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, यानी हाइड्रोकार्बन में जो आपके 2 एटम होते हैं वो एक तो कार्बन के होते हैं और एक किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। अब यहाँ पर अपने पास यौगिक का वाष्प घनत्व दिया हुआ है, और बच्चों देखो यौगिक का आपको अणुभार निकालना है। तो बच्चों अणुभार जो होता है वो सदैव क्या होता है, वाष्प घनत्व का दुगना होता है, वेपर डेंसिटी से
दुगना क्या होता है, मोलिकुलर वेट। तो देखो 2 इंटू वाष्प घनत्व 30 दिया हुआ है, तो आपके मोलिकुलर वेट आ जाएगा 16। ठीक है, वही अपना सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आप वही अप्लाई करो। सबसे पहले आप तत्व है, फिर उनका क्या लिखो, आप भार प्रतिशत लिख लो। भार प्रतिशत के बाद आप परमाणु भार लिखो। परमाणु भार लिखने के बाद आप क्या लिखो, जैसे परमाणु भार लिखने के बाद आपको मेन जो चीज़ है वो है परमाणु अनुपात पता होना चाहिए। और परमाणु अनुपात निकालने के लिए जो भार प्रतिशत है उसमें भाग किसका लगा दो, परमाणु भार का। फिर इसको आप सरल अनुपात में बदल दो। और जो आपके यहाँ सरल अनुपात आता है, इस सरल अनुपात को आपको पूर्णांक में बदलना है। यहाँ अणुसूत्र ज्ञात करना है। अभी हम मूलानुपाती सूत्र निकाल लें। तो देखो तत्व हाइड्रोकार्बन है, तो कहने की जरूरत नहीं है। एक तो हाइड्रोजन है अपने पास, और एक आपके पास क्या है, कार्बन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, देखो ये कह रहा है हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है। कार्बन की मात्रा 80 दी हुई है और कुल यौगिक 100% होता है। 100 में से 80 किसके, कार्बन के। तो हाइड्रोजन कितना है, 20%। कार्बन का परमाणु भार अपने को पता है 12 होता है। हाइड्रोजन का 1। परमाणु अनुपात निकाल लो। तो भाग लगाओ 80 में आप किसका, 12 का, 20 में भी 1 का। तो यहाँ तो 20 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 6.66। सरल अनुपात में बदल दो। सरल अनुपात में बदलने के लिए छोटे अनुपात का भाग लगाओ। तो इसमें लगा दो आप 6.66 का भाग, तो ये तो 1 आएगा। और इसमें लगा दो आप 6.66 का भाग, तो यह आपके कितना आ जाएगा लगभग। तो देखो सोल्व कर लें। तो यहाँ पर आपको भाग लगाना है इसमें 666 का। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार चला जाएगा। 2 बार में आ जाएंगे आपके पास 1200, 1300 और 20, 32 ये आ जाएंगे। घटा देते हैं इनको। तो कितने रह गए अपने, 600 तो सीधे रह गए, और ये रह गए आपके पास 8, 668, यानी 3 बार चला जाएगा भाई भाग। भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। पॉइंट अब अपने पास शेष 2 रह रहे हैं। 20 में भी नहीं जाएगा तो 0 लगा दो। 200 में कितनी बार चला जाएगा, 200 में भी नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा दो। फिर 2000 वापस 3। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर 3.003 आ रहा है, मतलब पूर्णांक में लिखना चाहें हम तो यह आपके क्या आएगा, 1 और ये 3। ये आ गया आपके मूलानुपाती सूत्र। तो देखो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिख देता हूं मैं। मूलानुपाती सूत्र आ गया आपके पास, कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, 1, हाइड्रोजन की 3, CH3 क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या रहा है, अणुसूत्र। अणुसूत्र देखो 60 आ गया आपको, सॉरी वाष्प अणुभार आ गया ये 60। आपको अणुसूत्र निकालना है। तो देखो अणुसूत्र का अपना फॉर्मूला क्या होता है, अणुसूत्र बराबर होता है आपके n गुणा मूलानुपाती सूत्र, यही होता है। और अभी बच्चों हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला है। देखो आप, ये आया आपके पास मूलानुपाती सूत्र CH3। तो ये CH3 वापस लिख देते हैं हम। तो ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने CH3। n का मान अपने को चाहिए अणुसूत्र निकालने के लिए, तो सबसे पहले n निकाल लें। और n निकालने का एक फॉर्मूला देखो अपने क्या होता है, अणुभार बट्टा मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार। और देखो आपको अणुभार की बात करें हम, तो ये अणुभार देखो अपने को दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया। भाई वाष्प घनत्व दिया हुआ है और गैस का अणुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है। तो ये देखो 60 मूलानुपाती भार दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र से निकाल लो। मूलानुपाती सूत्र से निकालोगे तो अपने पास क्या जाएगा, CH3 में 1 कार्बन यानी 12 ग्राम, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम का तो 3 ग्राम तो 15 ग्राम। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा आपके 4। लिख दो यहाँ पर n का मान 4। यह आपके पास क्या है, CH3। सोल्व कर दो। तो देखो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की 12 आ जाएगी।
तो ये आ जाएगा आपके C4H12। तो यह आपके आ गया अणुसूत्र। अब आपको वापस क्रॉस चेक करना है कि भाई अपना सही है या नहीं है। तो अपना देखो अणुभार कितना है, 60 है। प्राप्त आपके जो अणुसूत्र प्राप्त हुआ है इसमें देखो कार्बन कितने, 4। तो एक कार्बन 12 ग्राम का, तो 4 कितने हो गए, 48। और 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का, तो 12 ग्राम। तो 48 और 12 60 ग्राम। मतलब आपका अणुसूत्र क्या होगा, C4H12। इस प्रकार आप किसी भी पदार्थ का बच्चों क्या निकाल सकते हो, अणुसूत्र आराम से निकाल सकते हो। मूलानुपाती सूत्र निकाल लो, एन निकाल लो और अणुसूत्र निकाल लो। देखो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब इसके आगे वाले का स्क्रीनशॉट और ले लो आप। तो ये था टॉपिक आपके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध, फिर उसके बाद मूलानुपाती सूत्र निकालना, अणुसूत्र निकालना। यहां से ये मैंने कुछ 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 आज कराए, 2 कल करवाए थे। और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने, जो अपनी संस्था में हमने नीट और आईआईटी का पेपर सोल्व किया था उसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सोल्व करेंगे। लेकिन आगे इससे थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं हम। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, जिसको आप क्या कह सकते हो, स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो जो स्टाइकियोमेट्री को पहले समझते हैं। तो ये एक लैटिन शब्द है या कह सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है, जो आपके 2 शब्दों से बना है। एक तो स्ट्राइकियोन और एक आपके मीट्री। इन 2 शब्दों को मिलाकर और एक नया शब्द बनाया गया है स्टाइकियोमेट्री। दोनों ही ग्रीक शब्द है। और ये जो स्ट्राइकियोन है इसका अर्थ होता है तत्व, और बच्चों ये मीट्री जो है इसका अर्थ होता है मापन। यानी स्टाइकियोमेट्री मीन्स क्या हो गया, तत्व का मापन, किसी तत्व का मापन। अब बात कर लेते हैं बच्चों रस समीकरण मिति की। तो देखो रस समीकरण मिति से अपना मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब आप किसी भी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति की बात करो तो अभिक्रिया कैसी लेनी है आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, जो आपके बैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं उन समीकरणों की रस समीकरण मिति ज्ञात की जाती है, उनकी रस समीकरण मिति निकाली जाती है। और बच्चों ये जो बैलेंस्ड सेल होते अपने इक्वेशन होते हैं इन्हीं में आपको निकालनी है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण तो वो होती है जिसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही उपस्थित जो एटम है उनके नंबर क्या हो, इक्वल हो। वो तो क्या होता है आपके बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। और बात करें रस समीकरण मिति की तो देखो इसमें एक अर्थ आपके पास क्या है, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री से तो अपने को पता चल रहा है तत्व का मापन, यानी किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो तत्व है उनका मापन करना। बात करें हम रस समीकरण मिति की तो अपने रस समीकरण मिति से मतलब क्या है बच्चों, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उस संतुलित रासायनिक समीकरण में जो आपके अभिकारक होते हैं जिन्हें आप रिएक्टेंट कहते हो, अभिकर्मक कहते हो, अभिकारक रिएक्टेंट या अभिकर्मक, या आप कह सकते हो क्रियाकारक। एवं उसके अलावा एक होता है आपके प्रोडक्ट उत्पाद, या इसको आप कह सकते हो क्रियाफल। तो ये आपके समीकरण में जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं इनमें उपस्थित जो आपके एटम होते हैं, परमाणु, इन एटम में इनके मोल, एटम के मोल, मोल के अलावा इनके भार या द्रव्यमान, इसके अतिरिक्त इनके आयतन आदि में संबंध बताने का कार्य कौन करता है, रस समीकरण मिति। यानी रस समीकरण मिति से अपना मीनिंग क्या हो गया, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो आपके रिएक्टेंट यानी अभिकारक तथा प्रोडक्ट यानी उत्पाद में उपस्थित जितने भी जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उन तत्वों के मोल, जिसे आप आगे रस समीकरण मिति गुणांक भी कह सकते हो, उनके भार या मास, द्रव्यमान तथा उनके आयतन में संबंध बताने का कार्य कौन करता है, रस समीकरण मिति करता है। तो देखो इसके बारे में लिखते हैं हम, रस समीकरण मिति के बारे में। रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री,
तो पहली चीज तो स्टाइकियोमेट्री जो है स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री बराबर लिख देते हैं हम दो शब्द स्ट्राइकियोन प्लस में लिख देते हैं हम मीट्री। ये दो शब्द है जिनसे आपके स्टाइकियोमेट्री बनी होती है। स्ट्राइकियोन मतलब तत्व है और मीट्री मतलब मापन। यानी स्टाइकियोमेट्री का अर्थ क्या लिख सकते हो? तत्व का मापन करना, तत्व का मापन स्टाइकियोमेट्री में किया जाता है। अब बच्चों इसी का हिंदी अर्थ आपके रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति। तो बात करें हम रस समीकरण मिति की, तो रस समीकरण मिति से अपना मतलब क्या है? तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक एवं उत्पाद में, अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित, अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं या तत्वों, परमाणु या तत्वों के मोल, भार एवं आयतन। आप इन दोनों की जगह सीधा मात्रा शब्द काम में ले सकते हो। अगर पदार्थ क्या है ठोस अवस्था में तो भार दिया होगा, गैस या द्रव अवस्था में तो आयतन दिया होगा, दोनों ही मात्रा है में संबंध बताने वाले पद को, वाले पद को रस समीकरण मिति कहते हैं। वाले पद को क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति। तो रस समीकरण मिति जो होती है यह आपके किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो है उसमें जो आपके एलिमेंट्स है या एटम बोल दो, उनके जो आपको प्रतीक या उनके जो सूत्र दिए हुए हैं उनके मोल और भार और आयतन में संबंध बताने का कार्य रस समीकरण मिति करती है। ले स्क्रीनशॉट लो देख इसका। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये अपने पास दिया हुआ है जैसे N2 प्लस 3H2 तीर का निशान 2NH3 और इनके नीचे ये लिखा हुआ है जैसे G और ये G। या इनके नीचे कोष्टक में जो G लिखा हुआ है वो इनकी फिजिकल स्टेट को बता रहा है कि इसकी भौतिक अवस्था भी गैस है, इसकी भौतिक अवस्था भी गैस है, इसकी भौतिक अवस्था भी क्या है? गैस। तो यहाँ पर देखो अपने को पता क्या चल रहा है। सबसे पहले अभिकारक तो क्या है? अभिकारक है आपके पास N2 और H2 और उत्पाद क्या है अपने पास? वो है आपके अमोनिया। ये उत्पाद है। अब इनके मोल लिखते हैं। N2 के मोल, H2 के मोल और लिख लेते हैं हम NH3 के मोल। पहला नंबर 1 इनके मोल लिखते हैं NH3 के मोल। बच्चों मोल की डायरेक्ट पहचान, आपको रिएक्शन में किसी भी पदार्थ का मोल ज्ञात करना है तो उसका जो आपको सूत्र दिया हुआ है उससे पहले कोई भी गणितीय अंक लिखा हुआ है मतलब वो उसके मोल को दर्शा रहा है। तो देखो नाइट्रोजन के मोल कितने दिए हुए हैं? कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा है मतलब 3 मोल और आगे अमोनिया के आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल। मतलब पहली चीज क्या कह रहा है कि जब आप नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल को आपस में रिएक्ट कराओगे तो आपके 2 मोल अमोनिया बनेगी। अगर आपको अमोनिया के 2 मोल बनाने हैं तो N2 नाइट्रोजन का तो 1 मोल लेना है लेकिन हाइड्रोजन के 3 मोल लेने। इसी प्रकार इनको भार के रूप में देख लें तो N2 का भार लिख लेते हैं हम, H2 का भार लिख लेते हैं हम और अमोनिया का भार लिख लेते हैं हम NH3 का भार। तो देखो नाइट्रोजन के 2 एटम है और एक नाइट्रोजन एटम जो होता है वो 14 ग्राम का है तो ये 28। हाइड्रोजन एक एटम 1 ग्राम
तो 6, तो ये 6 ग्राम। अमोनिया में देखो 2 नाइट्रोजन एटम यानी 28 और 6 हो गए हाइड्रोजन एटम यानी ये टोटल हो गया 34 ग्राम। देखो मोल में तो कह रहा था कि N2 का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। अगर आप भार के रूप में देखो तो आप कहोगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से पूरी बार क्रिया करके और 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। अगर आपको 34 ग्राम अमोनिया बनाना है तो आप 28 ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया किससे करवाओगे? 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपको करानी है। और बच्चों अगर बच्चों आयतन की बात करें तो गैसों के जो मोल होते हैं, मोल को हटाकर उनके स्थान पर क्या लिख देते हैं? आयतन लिख देते हैं। और 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये देखो आप N2 का आयतन, फिर H2 का आयतन और आगे ले लेते हैं हम अमोनिया का आयतन। अमोनिया का आयतन तो देखो अपने को N2 का 1 मोल दिया हुआ है और आयतन जो होता है 1 मोल का आयतन STP पर वो होता है 22.4 लीटर। तो आप सीधा लिख सकते हो 22.4 लीटर। ठीक है। H2 के आपको 3 मोल दिए हुए हैं तो 3 × 22.4 लीटर। मोल हटा दोगे तो आपके पास क्या जाएगा? यह आ जाएगा आपके 2, 7 और 6 67 लीटर। और ये आगे आपको 2 मोल दिया हुआ है तो 2 मोल इंटू वही 22.4 लीटर। तो ये आ जाएगा आपके लगभग आपके 44.8 लीटर। यानी देखो अगर आयतन के आधार पर कहो तो N2 का 22.4 लीटर आयतन जो है वो हाइड्रोजन के 67.2 लीटर आयतन के साथ कंप्लीट रिएक्ट करके और लगभग 44.8 लीटर आपके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाता है। तो आपको गैस के मोल, गैस के पदार्थों के भार और पदार्थों के आयतन का अध्ययन करवाने वाला जो पद होता है बच्चों, उस पद को क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बच्चों रस समीकरणमिति या स्टाइकियोमेट्री। एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीमांत अभिकर्मक की अगली कक्षा में। सीमांत अभिकर्मक निकालने के बाद हम सीमांत अभिकर्मक के बाद हम अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे, जिसके लिए अपने कुछ सिद्धांत है उनके आधार पर द्रव्यमान द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन और आयतन आयतन में संबंध पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको वापस सॉल्व करवा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।